हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आर्थ्रोपोडा से। कल कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको एनेलिड्स तक पढ़ाया था। तो आज हम 7th फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Arthropoda, they are the largest phylum of Animalia which includes insects. तो ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया कौन होता है। एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है जिसमें इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो होता है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हमारे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं और ये लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखिएगा, ये एक लाइन याद रख लीजिएगा आर्थ्रोपोडा के लिए, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। और इनमें इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। ओवर 2/3 स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। तो हमारे अर्थ में जो 2/3 स्पीसीज हैं वो आर्थ्रोपोड्स ही हैं। तो ये बहुत ही बड़ा डिफाइनिंग फीचर है कि आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो हमारी जितनी भी स्पीसीज हैं अर्थ में उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑक्यूपाई करता है वो होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी पूछा जाता है। तो जितनी चीज़ें एमसीक्यू में पूछी जाती हैं ये लाइन बाय लाइन, देखिए मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट उन्हें मार्क भी कर रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ, वो याद रखना ज़रूरी है। हमेशा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका नहीं पूछने वाले, वो आप खुद भी समझ सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमिट्री हालांकि आपको याद तो वो भी करना है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसी को केवल पढ़िए और ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इन्हें आप मिस कीजिए, नहीं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है ऑर्गन, सिमिट्री होती है बाइलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सीलोमेट। तो यहाँ पे इतनी सारे फीचर्स बता दिया। सीलोमेट होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बाइलेटरल होता है। फिर से बोल रही हूँ, ये सारे वर्ड्स मैंने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नए हैं आप मेरे चैनल पे, पहली बार ये वीडियो डायरेक्ट खोल रहे हैं तो पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको एनिमल किंगडम पे जितनी भी ये सारे टर्म्स हैं इस एनिमल किंगडम के प्लेलिस्ट में अच्छे से मिल जाएंगे। नेक्स्ट, बॉडी फॉर्म कवर्ड बाय chitinous exoskeleton. Body consists of head, thorax and abdomen. They have joint appendages. हाँ, अब यहाँ पे इनका एक अच्छा सा फीचर आ जाता है। तो ये एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, ये दो टर्म्स फिर से हमें कंफ्यूज करने के लिए आ रहे हैं, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इन टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपको। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, एक्सोस्केलेटन के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि एक्सोस्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन होता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सपोर्ट करता है। ओके, तो एक्सोस्केलेटन का मतलब हो गया जो बाहरी रूप से सपोर्ट कर रहा हो, यानी जो उसका जो सपोर्ट करने का सिस्टम है वो आउटर साइड ऑफ द बॉडी है। एंडो में इनर साइड ऑफ द बॉडी होता है। हमें एंडोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है क्योंकि हमारे अंदर जो हड्डियां होती हैं जो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही हैं वो कहाँ है? इनसाइड द बॉडी है ना। बाहर तो हमारी हड्डियां नहीं है ना, हमारी हड्डियां हमारी बॉडी के अंदर है ना, तो इसलिए हम एंडोस्केलेटन कहलाएंगे। ये एक ह्यूमन का एग्जांपल देकर मैंने आपको ज़्यादा बेटर डिफरेंशिएट करने के लिए आपको हो रहा होगा अभी कि आप एक्सो और एंडोस्केलेटन के बीच में ज़्यादा अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हो और टर्म्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हो अपने माइंड में। टर्म्स अगर क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चन कितना भी सॉल्व कर लीजिए आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। काइटिनस, अब ये काइटिनस एक वर्ड है, ये आप एक्सोस्केलेटन के साथ काइटिनस वर्ड यूज होता ही होता है। काइटिनस मतलब बेसिकली ये काइटिन होता है। काइटिन क्या होता है? काइटिन वैसे एक नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड होता है, ये होता है एक कार्बोहाइड्रेट। ये तो मैंने इसका केमिकल कंपाउंड बता दिया, मतलब ये केमिकली इसको हम कैसे जानते हैं, केमिकली इसका नाम क्या है वो मैंने बता दिया। लेकिन ये एक्सोस्केलेटन में क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि काइटिनस एक वैसे ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। और ये एक काइटिन जो होता है वो क्या करता है? एक्सोस्केलेटन में सपोर्ट करता है क्योंकि वो टफ लेयरिंग होती है और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। हल्का सा ट्रांसपेरेंट होगा लेकिन पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, तो वो सेमी ट्रांसपेरेंट कहलाता है।
तो जैसे कि आपने कॉकरोचेस में देखा होगा कि उनकी जो बॉडी होती है वो आउटर जो होती है वो हार्ड होती है, अंदर उनका कोई ऐसा स्केलेटन नहीं होता है। तो जो ये होता है एक्सोस्केलेटन, और इनकी जो बॉडी होती है वो काइटिन से बनी होती है। तो अभी आपको ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन वाला वर्ड समझ में आया होगा। अच्छा, इनकी बॉडी में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है। अब देखिए वापस से मॉडिफिकेशन आया हमारे फाइलम में, यानी अब बॉडी हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और उनमें जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। अच्छा, ये जॉइंट अपेंडेजेस क्या हो गए? यानी इनके जो लेग्स होते हैं, पेयर्ड लेग्स होते हैं, आपने देखा होगा है ना, ऐसे इस तरीके से पेयर में होगा। तो ऐसे अगर ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये 1 पेयर है, ये 2 पेयर है, तो ऐसे इनके पास 2 पेयर्ड अपेंडेजेस हो गए। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये वर्ड्स थोड़े से जो हैं ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, लेकिन ये सारे आपको समझने हैं तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑर्गेन्स आर गिल्स, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। अच्छा, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें बहुत सारी टाइप्स के सिस्टम्स पाए जाते हैं। जैसे इनके पास गिल्स भी होते हैं, बुक गिल्स भी एक होता है, बुक लंग्स होता है एंड ट्रैकियल सिस्टम भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया है, आई थिंक क्लियर नहीं आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप। इनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो ओपन टाइप होती है, और ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम भी मैंने आपको अच्छे से बताया था, तो वो भी देख लीजिएगा। मतलब कोई इनकी बहुत ही वेल डिफाइंड ऐसा नहीं है कि वेसल्स जा रही हैं जिससे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, नहीं, ब्लड डायरेक्टली बॉडी में फ्लो हो रहा है, ओपन है सब कुछ, कोई क्लोज्ड नहीं है। जैसे हमें क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, ज़्यादा मैं आपको बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज में नहीं बताती हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको ये टॉपिक्स जो है ना बहुत ही अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात किया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनमें मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का भी, आप इतना ही समझिए कि मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, एक तो इनमें बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसेक्ट्स के एक्सक्रीशन में मदद करती हैं, और इनमें सॉल्ट, यूरिक एसिड और वाटर, ये 3 मेन कंटेंट्स होते हैं, ये याद रखिएगा। बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ ऐसे डीप समझने के लिए मेरे को तो नहीं लगता आपको अभी समझने चाहिए, लेकिन इतना जितना मैंने आपको बताया उतना आपको आगे आने वाले एग्जाम, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी थोड़े मोड़े जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं उसके बेसिस पे भी मैं आपको वो टॉपिक या वो वर्ड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी आप क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाइड हो जाएंगी। मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इसमें डीप में मत जाइए। कोई एक सिस्टम का नाम अगर एनसीईआरटी में मेंशन कर दिया और उसे एक्सप्लेन नहीं किया है तो उसको बहुत ज़्यादा उसी सिस्टम को मत पढ़िए कि आपका जो सिस्टम पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी में दिया है। सेक्सुअल बिहेवियर इनका ये डायोशियस होते हैं तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल ही होता है। डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओविपेरस होते हैं जो कि एग्स प्रोड्यूस करते हैं, बेबीज डायरेक्ट नहीं प्रोड्यूस करते, मतलब डायरेक्ट बेबी नहीं प्रोड्यूस होता है, पहले एग प्रोड्यूस होता है, फिर वो एग हैच होता है, उसके बाद उसमें से एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स जो होते हैं, एपिस जिसे हम हनी भी कहते हैं, बॉम्बिक्स जिसे हम सिल्कवॉर्म कहते हैं, लासिफर जिसे हम लैक इंसेक्ट कहते हैं। इसमें कैटेगरीज में एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, नेक्स्ट हमारा वेक्टर है, और फिर हमारा ग्रेगेरियस पेस्ट और हमारा लिविंग फॉसिल, ये 4 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स आप समझ गए, वो इंसेक्ट्स होंगे जो हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बेनिफिट कर रहे हों, जैसे कि हनी बी से हमें हनी मिलता है, वो इंडस्ट्रीज़ में जाता है, फिर उसके बाद वो प्योरीफाई होके जब उसे, साथ ही साथ सिल्कवॉर्म भी सिल्क प्रोड्यूस करता है तो वो भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ही है। वेक्टर्स वो होते हैं जो बीमारियां कैरी करते हैं, जैसे एनोफिलीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एड्स हो गया, जैसे मॉस्किटो होते हैं पहली बात। तो पेस्ट वो होते हैं जो जैसे कि क्रॉप्स वगैरह की फील्ड्स में वो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्रॉप को हार्म करते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट भी वही होते हैं जो क्रॉप फील्ड में आके क्रॉप्स को हार्म करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है बेस्ट लोकस्ट। अभी रिसेंटली लोकस्ट अटैक बहुत हो रहा था इंडिया में, तो ये भी हार्मफुल था, तो इस एग्जाम्पल से आप काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। लिविंग फॉसिल वो होती हैं कि लिविंग फॉसिल क्या होती हैं कि फॉसिल्स हमें पता है जो होती हैं, जो ऑर्गेनिजम्स
नहीं है अब, मतलब वो अब डेड हो चुकी हैं, तो फॉसिल्स होती हैं वो, जैसे डायनासोर्स। तो हमें उनके कुछ ना कुछ, अगर हमें कैसे पता चलता है उनके बारे में, जब हमें उनकी कई साल बाद हमें जब उनके स्केलेटन मिलता है, बोन्स मिलता है, या कोई भी उनका पार्ट मिलता है, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये एक फॉसिल है। लिविंग फॉसिल वो होता है कि जिसके बाकी जो उनके ग्रुप हैं, उनके ग्रुप में बाकी सब तो फॉसिल्स भी बन चुके हैं, लेकिन उनकी बॉडी अभी भी आफ्टर सेवरल ईयर्स वो अनचेंज्ड ही रही। ड्यू टू एनी रीज़न वो अनचेंज ही रही, यानी उसकी बॉडी को कुछ भी हार्म नहीं हुआ, उसकी बॉडी डिग्रेड भी नहीं हुई, बिल्कुल भी डिके भी नहीं हुई, आई मीन। तो वो लिविंग फॉसिल्स में काउंट होते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है ल्यूमिनस किंग क्रैब। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ये होता है जिसे हम ग्रेगेरियस पेस्ट बोलते हैं, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन। हम आते हैं मोलस्का। मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है। एनिमल फाइलम का सबसे लार्जेस्ट मैंने आर्थ्रोपोडा बोला, सेकेंड लार्जेस्ट होता है हमारा मोलस्का। हैबिटेट इनका होता है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश दोनों। मैंने मरीन और फ्रेश में अच्छे से डिफरेंस आपको बताया पिछली वीडियो में, तो आपको समझ में आया कि एक्वेटिक होते हैं तो मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, साथ में टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। पैरासिटिक की बात नहीं की गई है, तो टेरेस्ट्रियल में आप पैरासिटिक मत समझ लेना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑर्गन लेवल ही होता है। अब ऑर्गन लेवल ही रहेंगे, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि आप जब लास्ट में आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे फाइलम्स होते हैं जो ऑर्गन, कहाँ से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, तो वो इजीली आपको याद हो जाएगा। सिमिट्री इनकी बायलेटरल सिमिट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं। बॉडी फॉर्म, बॉडी इज कवर्ड विथ कैलकेरियस शेल, अनसेगमेंटेड हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प। अच्छा, यहाँ पे विसरल हम्प की बात की है, ये एक नया टर्म आया है। उससे पहले वाली चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ कि ये अनसेगमेंटेड होते हैं, यानी इनमें सेगमेंट। तो फिर मैंने आपको बताया कि इनकी जो बॉडी होती है वो कैलकेरियस शेल से कवर होती है, यानी कि जो अगर ये हमारा बॉडी है इनकी, और इसके ऊपर इनकी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई एक शेल होगी, इट्स जस्ट लाइक एन एक्सोस्केलेटन। तो दे पोजेस एक्सोस्केलेटन सिस्टम, जो कि कैलकेरियस शेल होता है। जैसे कि आर्थ्रोपोड में मैंने आपको बताया था वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन शो करते हैं, इनका जो होता है मोलस्का का जो होता है वो होता है कैलकेरियस शेल, और ये होते हैं अनसेगमेंटेड, और ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, ये बात याद रखना। और इनका जो विसरल हम्प होता है, इनमें विसरल हम्प क्या होता है, कैलकेरियस शेल जो होता है उसके अंदर इनका एक मास होता है, एक प्लेस होती है जहाँ पे इनका रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो इस मास को हम विसरल मास या विसरल हम्प बोलते हैं। बस इतनी सी चीज़ आपको समझनी है, ये कोई वैसी चीज़ नहीं है कि आपको समझने में मुश्किल देती हूँ कि जैसे अगर इनकी बॉडी इस टाइप की है कुछ, ठीक है, यहाँ पे इनका कैलकेरियस शेल है, यहाँ पे इनका कैलकेरियस शेल है, तो ये इनका विसरल हम्प या फिर विसरल मास होगा, जहाँ पे इनका डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम होंगे, तो वो फंक्शन में हेल्प कराती है। और साथ ही साथ इनका जो भी बॉडी का अदर पार्ट होता है उससे भी ये अटैच होती है, जैसे कि हेड, मस्कुलर फूट। तो हेड भी इनका इसी से अटैच होता है, और फूट जो होता है इनका वो भी इसी से अटैच होता है। सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर विसरल हम्प। अच्छा, इनकी ना बहुत ही सॉफ्ट, एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि एक गैस्ट्रोपोड्स एक वर्ड होता है, गैस्ट्रोपोड्स वो एनिमल किंगडम के वो फाइलम्स होते हैं जो जिनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है और वो शेल से कवर होती है। तो वो सिर्फ एक है मॉलिस्का। अब तक जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे अब तक हमने मॉलिस्का का ही पढ़ा, तो वो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं। ये एक वर्ड भी कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये वर्ड बता दिया है। हालांकि एनसीईआरटी में अभी तक तो कोई ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन आप समझ जाइए कि ये वर्ड का मतलब होता क्या है।
कभी आपने पढ़ा तो आपको समझ में आएगा। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनी होती है। देखिए यहाँ पे यही तो बताया है, लेकिन इसमें बताया नहीं कि गैस्ट्रोपोड्स होती हैं। तो इन सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर विसरल हम्प, यानी विसरल हम्प जो होता है उसके ऊपर एक ऊपर का लेयर होता है जो विसरल हम्प के ऊपर होता है। ये लेयर ऑफ स्किन होती है जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी होती है। तो अंदर सिस्टम है सारे, उसके ऊपर मेंटल है, फिर उसके ऊपर कैलकेरियस शेल होगा। तो ये समझ में आ रही है इनकी बॉडी किस टाइप की होती है। स्पेस बिटवीन, अच्छा अब जो विसरल हम्प है और जो हमारा मेंटल है उसके बीच में जो स्पेस होगा उसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। और उसी मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट होंगे और वो गिल्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में मदद करेंगे। तो इनकी इस तरीके से बॉडी होती है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, विसरल हम्प में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया और एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। लेकिन मैंने ये नहीं बोला रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। क्यों नहीं बोला था? क्योंकि मेंटल कैविटी में गिल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और वो गिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी कहाँ होती है, मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो कैविटी होती है, जो बीच में जो स्पेस होती है छोटी सी, उसी स्पेस को कैविटी बोलते हैं, मेंटल कैविटी। और उसी में हमारे गिल्स होते हैं, मोलस्का के, हमारे नहीं। तो वो जो गिल्स होते हैं वो इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इनको लोकोमोशन में भी बहुत हेल्प करते हैं। सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं इनमें, एंटीरियर हेड रीजन सेंस ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप इतना ही समझिए कि ये सेंस कर सकते हैं अपने आउटर एनवायरनमेंट को, ये सेंस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही ये बिहेव करते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब अच्छा फीचर। माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला, यानी जैसे कि आप इसे समझ लीजिए टंग के जैसा ही होता है, लेकिन टंग नहीं कह सकते, ये एक रैस्पिंग ऑर्गन होता है। कर लेते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर डायशियस होता है तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है, दे आर ओवीपैरस। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड ओवीपैरस। एग्जाम्पल में इनका पाइला, पिंगटाडा, सेपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस, एप्लाइसिया, डेंटेलियम एंड चेटोप्लूरा। अच्छा इनके कॉमन नेम्स भी याद कर लीजिए, जैसे पाइला को एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिंगटाडा को पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, सेपिया को कटल फिश बोलते हैं, लॉलीगो को स्क्वीड बोलते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं। ये भी एमसीक्यू में कभी कभी पूछ जाता है कि डेविल फिश कौन होती है, तो ऑक्टोपस होती है। एप्लाइसिया को सी हेयर बोलते हैं, डेंटेलियम टस्क शेल एंड चैटोप्लूरा को काइटॉन बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा और यहाँ पे डायग्राम्स में देख लीजिए, यही एनसीईआरटी का भी डायग्राम है। ये पाइला होता है, ये ऑक्टोपस होता है, दो ही डायग्राम दिखाए गए हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। आई थिंक आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा, एंड आज के लिए इतना काफ़ी होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।